अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है। हम 2009 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है, फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी। अकॉर्डिंग टू डैश प्रोटीन लेयर्स आर नॉट कन्फाइंड टू द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बट एम्बेडेड इन लिपिड लेयर्स। ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है और सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये बात कही गई है। ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है कि ये मेनली दो चीज़ों से मिलकर बनती है। एक हमारे पास लिपिड है और लिपिड की जो लेयर होती है, लिपिड की जो टाइप होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसे हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड की बेसिकली दो लेयर्स होती हैं। ये एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, ये पूरा एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर जो आपको ये नज़र आ रहा है ये फॉस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल है, इसकी पूरी एक लेयर है, ये पूरी एक लेयर है। और उसके बाद ये फॉस्फोलिपिड का दूसरा मॉलिक्यूल है जो कि उल्टा लगा हुआ है, ये उसकी दूसरी लेयर है। तो ये लिपिड बाई लेयर कहलाती है। दो लेयर्स हैं और इनके दरमियान ये जो आपको ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली प्रोटीन्स हैं। और ये प्रोटीन्स जो हैं ये इस लिपिड की बाई लेयर के ऊपर नहीं है, यहाँ नहीं लगी हुई। ये दोनों लिपिड की लेयर को जो है वो क्रॉस कर रही हैं या ट्रेवर्स कर रही हैं। तो ये सवाल यहीं पर ये पूछा गया है कि किसने कहा था कि प्रोटीन की लेयर्स जो हैं ये कन्फाइंड नहीं होती सरफेस तक, बल्कि ये एम्बेडेड होती हैं, जड़ी भी होती हैं लिपिड की लेयर के अंदर। तो ये बेसिकली जो मॉडल है ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जो कि आपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ा होगा। दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दिया था, सिंगर एंड निकलसन। इनका ये मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अच्छा, ये जो लॉक इन की मॉडल है ये बेसिकली एंजाइम से रिलेटेड है। ये क्या कहता है कि ये जो एंजाइम है इसकी एक्टिव साइट का जो है एक अदद शेप होता है। अगर सबस्ट्रेट का शेप इसके शेप से, इसकी एक्टिव साइट के शेप से मैच करेगा तो रिएक्शन होगा, वरना रिएक्शन नहीं होगा। ये लॉक इन की मॉडल कहता है। इसका ताल्लुक मेम्ब्रेन से नहीं है। जो इंड्यूस फिट मॉडल है ये कहता है कि भाई जो सबस्ट्रेट है उसका शेप अगर थोड़ा सा चेंज भी हो, जब वो एंजाइम के पास आता है तो उसकी एक्टिव साइट में थोड़ा सा चेंज लेकर आ जाता है ताकि वो बेटर फिट हो सके। तो ये भी जो है ये एंजाइम से रिलेटेड है। ये अल्लाह जाने ये कौन सा मॉडल है, ये पहली बार मैंने नाम सुना है। खैर, तो हमारा जो आंसर है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। ओके, इन अ टिपिकल न्यूक्लियोटाइड बेसिकली वो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं कि जिनसे आपका डीएनए बना होता है और आरएनए बना होता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये पूछ रहे हैं नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है किस कार्बन पे पेंटोज शुगर के। तो पहले तो ये देख लें कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये है, ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ नोन एज पेंटोज शुगर। ये 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है। ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के राइट साइड से मतलब मेरे राइट से और डायग्राम के लेफ्ट से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा है और ये पांचवा कार्बन है। तो ये 5 कार्बन जो है, सॉरी ये तीसरा कार्बन है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा कार्बन है। ठीक है, तो ये 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट होता है, दिस इज नोन एज पेंटोज शुगर। देखिए इसके 5वें कार्बन पे लगा हुआ है ये ग्रुप, दिस इज नोन एज फॉस्फेट, PO4। तो 5वें कार्बन पे फॉस्फेट लगा होता है और इसके पहले कार्बन पे लगा हुआ है ये बड़ा सा ग्रुप, दिस इज नोन एज नाइट्रोजनस बेस। तो यहाँ पर इन्होंने यही सवाल, इन तीनों के मिलने से ये पूरा जो एक स्ट्रक्चर है ये कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह के बहुत सारे ऊपर जोड़ दें और बहुत सारे नीचे जोड़ दें तो एक सिंगल धागा बनेगा जिसे आप RNA कह सकते हैं, और एक और धागा बना के दोनों धागों को आपस में जोड़ दें तो बन जाएगा DNA। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है वो अटैच होता है पहले कार्बन पे। अगर ये पूछता है आपसे फॉस्फेट कहाँ अटैच होता है तो उसका आंसर B होता। ओके, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में मिल जाएगा। इट वाज फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड बाय। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है क्या? देखिए आपने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के नाम सुने, फॉर एग्जांपल आपने इंसानों का नाम सुना है। हमारा जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियन। ये S जो है ये छोटा होगा, ठीक है, होमो सेपियन। तो ये जो होमो सेपियन है ये हमारा साइंटिफिक नेम है। होता ये था कि जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होता था तो जो साइंटिस्ट होता था वो उस इलाके के वो जिस इलाके से मिला है उसके ऊपर उसका नाम रख देते थे, या फिर अपने किसी फैमिली मेम्बर के ऊपर या किसी भी अपनी इंटरेस्टिंग चीज़ के ऊपर उसका नाम रख देते थे। तो बड़ा मुश्किल हो जाता था पूरी दुनिया के लिए उसे आइडेंटिफाई करना या उसे पहचानना या उसे इवन प्रोनाउंस करना। तो ये एक सिस्टम निकाला गया कि जो भी ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होगा उसको एक साइंटिफिक नेम दिया जाएगा और उस नेम के 2 पीसेस होंगे। पहला हिस्सा जो है ये शो करेगा उसके जीनस को और दूसरा हिस्सा जो है ये शो करेगा उसकी स्पीशी को। तो हमारे नाम के अंदर ये जो सेपियन है ये शो करता है हमारी स्पीशी के नेम को और ये जो होमो है ये हमारा जीनस का नेम है।
हाँ, जीनस बेसिकली वो होता है कि जिसके अंदर डिफरेंट स्पीशी, मिलती जुलती स्पीशीज़ को मिलाकर डाला जाता है। तो ये जो दो नामों वाला, ये जो दो पीसेस वाला एक नाम है, इसका सिस्टम कहलाता है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब दो नाम, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इसका रूल ये होता है कि जो जीनस का नेम है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है और जो स्पीशी का नेम होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। और इन दोनों को या तो बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, मोटे मोटे हरूफ से लिखते हैं, या फिर इसे जो है वो अंडरलाइन कर देते हैं या इटैलिक में लिखते हैं। तो ये जो सिस्टम जो है ये लेकर आया था, ये जो प्रपोज किया था, ये बेसिकली किया था कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस वो साइंटिस्ट था, या वो मेरे ख्याल में ये एक जोलॉजिस्ट था या बॉटनिस्ट था। तो इसने जो है ये सिस्टम प्रपोज किया था, जोलॉजिस्ट था आई थिंक। ओके, डैश कॉजेज अमीबिक डायसेंट्री इन ह्यूमन। पहली बात तो डायसेंट्री समझ लें। डायरिया अगर आपको पता है तो डायसेंट्री बड़ी आसान है, डायसेंट्री या डिसेंट्री से कहते हैं। तो डायरिया जो है बेसिकली कहते हैं लूज मोशंस को। लूज मोशंस का मतलब ये है कि जो हमारा फीकल मैटर है, जो हमारा वेस्ट है, उसके अंदर वो अगर बहुत ज़्यादा बॉडी से रिलीज़ हो रहा है, बार बार रिलीज़ हो रहा है और वाटरी है, यानी उसके अंदर पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डायरिया, या इसे हम लूज मोशन कहते हैं। तो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो ये कंडीशन कॉज करते हैं। और एक आपने सुना होगा विब्रियो कॉलरा। कॉलरा जो है ये बेसिकली डायरिया की एक फॉर्म है। तो ये एक बैक्टीरिया कॉज करता है जिसका नाम विब्रियो कॉलरा होता है। बिल्कुल इसी तरह एक टाइप आपने पढ़ी होगी एंट्राइटिस। एंट्राइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन को, इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन को। तो जब भी कोई चीज़ इंटेस्टाइन को इरिटेट करती है तो इंटेस्टाइन बहुत तेज़ी से मूव करना शुरू करती है, तो खाना और पानी सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो वो सारा का सारा मटीरियल जो है वो जल्दी जल्दी बॉडी से बाहर निकलने लगता है। दैट इज़ कॉल्ड डायरिया। अच्छा, डिसेंट्री जो है ये बेसिकली एक ऐसा डायरिया है कि जिसके अंदर आपको डायरिया के साथ साथ मिले ब्लड। अगर किसी के स्टूल के अंदर ब्लड आने लग जाए तो दिस इज़ नोन एज डिसेंट्री। इसका मतलब यह है कि इंटेस्टाइन इतना हद तक डैमेज हो रही है कि वहाँ की ब्लड वेसल लीक करने लगी हैं। तो ये जो डिसेंट्री है ये कुछ बैक्टीरिया भी कॉज करते हैं और अमीबा भी कॉज करते हैं। अगर बैक्टीरिया कॉज करेंगे तो वो बैक्टीरिया कुछ इस तरह के होते हैं, रॉड शेप, ये कर लें या ये कर लें, रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं बैसिलाई, और इस डिसेंट्री को हम कहते हैं बैसिलरी डायसेंट्री, ठीक है। और बैक्टीरिया के अलावा अमीबा भी कॉज करता है, तो उसे हम कहते हैं अमीबिक डायसेंट्री। और जो अमीबा ये कॉज करता है उसको हम कहते हैं एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। चैप्टर नंबर 7 के अंदर फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में आपको ये मिल जाएगा नेम, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, और चैप्टर नंबर 12 में मिल जाएगा। ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है, ये अमीबा का ही एक वर्जन है। ओके, द मेन प्रोसेस दैट अकर्स इन द डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। हमें पता है फोटोसिंथेसिस जो है उसके दो स्टेप्स होते हैं, एक लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन होता है। ये डायग्राम देख लें से समझ आ जाएगा। तो ये लाइट रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, ये एक स्ट्रक्चर जो है ये ग्रीन कलर का जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ थाइलाकॉइड। और ये थाइलाकॉइड का जो एक ग्रुप बना हुआ है दिस इज़ नोन एज ग्रैनम, ठीक है। ये एक ग्रुप जो है ये ग्रैनम कहलाता है। तो इन थाइलाकॉइड्स के अंदर लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन के अंदर होता ये है कि सनलाइट को ट्रैप किया जाता है और उसे स्टोर कर लेते हैं हम इसमें और इसमें। तो ये दोनों हमारे पास एनर्जी की फॉर्म्स होती हैं जिसके अंदर हमने सनलाइट को स्टोर कर लिया है। लाइट रिएक्शन के अंदर बेसिकली वाटर का इस्तेमाल होता है। वाटर को स्प्लिट करते हैं, वाटर को ब्रेक कर देते हैं, इसमें से हाइड्रोजन रख लेते हैं, ऑक्सीजन लेकर इसके हवाले कर देते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो जाती है इन द एटमॉस्फेयर। अब आता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के अंदर बेसिकली ये जो हमने एनर्जी स्टोर की थी एटीपी के अंदर और इलेक्ट्रॉन स्टोर किए थे एनएडीपीएच के अंदर, इन्हें हम यूटिलाइज़ करते हैं एक साइकिल में जिसे केल्विन साइकिल कहते हैं। केल्विन साइकिल में जो चीज़ एंटर होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो चीज़ बाहर निकलती है वो ग्लूकोज होता है। तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का एंटर होना, ये पहला स्टेप जो होता है ये कहलाता है कार्बन फिक्सेशन। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इस फिक्स लिखा हुआ है, ये मेरा राइट आंसर है। मैंने बताया आपको कि वाटर स्प्लिटिंग जो होती है लाइट रिएक्शन के अंदर होती है, डार्क में नहीं होती। दूसरा, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी के अंदर, ये भी लाइट रिएक्शन के अंदर होता है, डार्क रिएक्शन में नहीं होता। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज, ये तो रेस्पायरेशन के अंदर होता है, ठीक है। रेस्पायरेशन के अंदर ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा जाता है, ये फोटोसिंथेसिस में नहीं होता। तो डार्क रिएक्शन में जो काम होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन है। ये वाला जो स्टेप है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है, तो दिस इज नोन एज कार्बन फिक्सेशन। डैश इज कॉमनली नोन एज हुकवर्म, ये आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 10 के अंदर, किंगडम एनिमेलिया में, और इस फाइलम का नाम है नीमाटोडा, जिन्हें हम राउंड वर्म्स कहते हैं। तो उसके अंदर ये हुकवर्म की टर्म आपको मिल जाएगी। तो ये जो वर्म है ये बेसिकली एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल है। ये बेसिकली ह्यूमन की स्किन को रप्चर करके जो है वो बॉडी के अंदर एंटर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बेयर फुट चल रहे हैं
नंगे पैर चल रहे हैं तो हो सकता है मिट्टी में से ये एंटर हो जाए आपकी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर, फिर ये इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ जाकर डैमेज कॉज करता है। सो दिस इज़ नोन एज दिस, इसी का दूसरा नाम होता है हुकवर्म। ये जो एस्कैरस लुम्ब्रिकॉइड है ये बेसिकली राउंड वर्म होता है, सर्कुलर सी इसकी बॉडी होती है, पॉइंटेड एंड होते हैं। इसकी डायग्राम जो है आपकी बुक के अंदर बनी हुई है। ये स्कैरियासिस कॉज करता है। पेट के कीड़े जो होते हैं बेसिकली वो मोस्ट कॉमनली यही होते हैं। एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, ये बेसिकली जो है ये पिन वर्म है, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, इसका दूसरा नाम जो है ये पिन वर्म है। ये भी इंटेस्टाइन के अंदर रहता है और ये एनस के अराउंड जाकर जो है वो एग्स ले करता है, जिसकी वजह से एनस के अराउंड बहुत इचिंग होती है। हिरोडिनेरिया ये बेसिकली लीच है और ये इस फाइलम से बिलोंग नहीं करती, ये एनालिडा से बिलोंग करती है, जिन्हें हम कहते हैं सेगमेंटेड वर्म्स। और वोकेरेरिया ये अगेन इसी फाइलम से बिलोंग करता है। वोकेरेरिया जो है इसका दूसरा नाम हमारे पास होता है थ्रेड वर्म और इसे हम फ्लैरियल वर्म भी कहते हैं। ये बेसिकली फ्लैरियासिस एक बीमारी है जो कॉज करता है। बुक के अंदर अगर आपने डायग्राम देखी हो, एक शख्स बना हुआ है जिसका पैर सूजा हुआ है, वो बीमारी कहलाती है एलिफेंटियासिस या फ्लैरियासिस। इसमें होता यह है कि हमारी बॉडी का एक सिस्टम ब्लॉक हो जाता है जिसे हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जो बचा कुचा ब्लड का जो पानी होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, वो ड्रेन करता है बॉडी के पार्ट से। तो अगर वो सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा तो जो प्लाज्मा है वो ड्रेन नहीं हो सकेगा। जब ड्रेन नहीं हो सकेगा तो वो किसी पार्ट में जमा होने लगेगा। तो ये यूजुअली लोअर लिम्स के अंदर होता है और ग्रोइन एरिया के अंदर होता है। ये हमारे पास वर्म है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल। ओके, एन ऑर्गेनिज्म अपीयर टू बी अ सेगमेंटेड वर्म। तो ये पहला क्लू है आपके पास, एक ऑर्गेनिज्म है जो सेगमेंटेड वर्म के तौर पे नज़र आ रहा है। जब आपने उसे ऑब्जर्व किया तो उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन आपको मिली, वो थी क्लोज टाइप की, ठीक है। तो ये दूसरा क्लू है। और आपको एक माउथ मिला और एक एनस मिला, इसका मतलब ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम मिला जिसके अंदर एक माउथ होता है, दो ओपनिंग्स होती हैं, एक माउथ होता है और एक एनस होता है। एंड इट डज नॉट हैव एन एक्सोस्केलेटन। तो ये चौथा क्लू है आपका। अब इन्होंने पूछा कि इस फाइलम इस ऑर्गेनिज्म को, या बेसिकली हम एनिमल की बात कर रहे हैं, इस एनिमल को उठा के हम रखें कहाँ। तो देखें पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इट डज़ नॉट हैव एन एक्सोस्केलेटन से, ठीक है। हमें पता है कि एक्सोस्केलेटन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है आर्थ्रोपोडा का। तो चूंकि इसके पास एक्सोस्केलेटन नहीं है तो ये आर्थ्रोपोडा नहीं है। ये वाली बात समझ आ गई। एक्सोस्केलेटन किसी और के अंदर भी होता है यहाँ पे, और वो है मॉलस्क। मॉलस्क के अंदर जो है वो बेसिकली एक शेल होता है, लेकिन इनके अंदर हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर जो है वो कुछ मेंबर जैसे भी होते हैं जिनमें एंडोस्केलेटन भी होता है। तो ये फाइनल नहीं है, बट चलो ठीक है, माइंड में रख लेते हैं कि इनके पास भी एक्सोस्केलेटन होता है, लेकिन मॉलस्का को हम इस बेस के ऊपर रूल आउट नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात अगर हम देखें, माउथ एंड एनस, यानी ये वाला डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे हम कहते हैं ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है एनालिडा से और उसके बाद चलता है सब में। तो इसकी बेसिस के ऊपर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो किसी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता क्योंकि इन सब के अंदर इन सब के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ट्यूब लाइक होता है। तीसरी जो हमारे पास क्लू है वो है क्लोज सर्कुलेशन। क्लोज सर्कुलेशन कहते हैं किसे हैं? देखिए, हमारे अंदर, इंसानों के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन की टाइप है वो क्लोज टाइप है। क्लोज टाइप के अंदर क्या होता है, जो ब्लड है वो हमेशा पाइप्स के अंदर रहता है। कौन से पाइप? आर्टरी के अंदर रहता है या वेन के अंदर रहता है। हमारा ब्लड बॉडी की स्पेसिस में नहीं घूमता। यानी अगर आप जब सर्जन कट लगाते हैं स्किन के ऊपर, एब्डोमेन के ऊपर, सपोज जब सर्जन कट लगाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि ब्लड जो है वो लीक करने लग जाता है बहुत सारा। ब्लड तब तक लीक नहीं करेगा जब तक आप कैपिलरी नहीं काटेंगे, जब तक आप वेन नहीं काटेंगे, जब तक आप आर्टरी नहीं काटेंगे। आपकी स्पेसिस के अंदर ब्लड नहीं होता। इसका मतलब हमारा जो सिस्टम है वो क्लोज टाइप है। ओपन टाइप जो होता है उसके अंदर जो ब्लड है वो ट्यूब्स के अंदर नहीं होता, पाइप्स के अंदर नहीं होता, बल्कि स्पेसेस के अंदर घूम रहा होता है। तो ये जो आर्थ्रोपोडा है इनके अंदर ओपन टाइप होता है। तो चूंकि यहाँ पे क्लोज टाइप दिया है तो आर्थ्रोपोडा तो हो नहीं सकता। अच्छा, एक और मेंबर है कि जिनके अंदर ये ओपन टाइप होता है और वो है मोलस्का। मोलस्का के सारे मेंबर्स के अंदर ओपन टाइप होता है सिवाय एक कैटेगरी के जिसे हम कहते हैं सेफेलोपोडा। सेफेलोपोडा के अंदर क्लोज टाइप होता है लेकिन बाकी सब के अंदर ओपन टाइप होता है। तो हम जनरलाइज करके मोलस्का को रूल आउट कर रहे हैं। अब जो लास्ट इन्होंने हमें क्लू दिया हुआ है सेगमेंटेड वर्म्स, इसको देखकर हमें पता लग गया कि कॉर्डेटा जो है इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती, एकाइनोडर्मेटा की बॉडी भी सेगमेंटेड नहीं होती। एनालिडा वो हैं कि जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। वैसे तो आपको अगर एनालिडा का मतलब पता था, इनका दूसरा नाम पता तो आप पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते थे, बट मैंने बाकी को रूल आउट करके बताया। तो एनालिडा जो है सेगमेंटेड होते हैं, इनकी बॉडी टुकड़ों में डिवाइडेड नजर आती है आपको, और ये सेगमेंटेशन जो है
ये बाहर से भी होती है और अंदर से भी होती है, और इस खास तरह की सेगमेंटेशन को हम कहते हैं मेटामेरिक। दिस इज नोन एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, ओके। ये चैप्टर नंबर 12 से दिया है क्वेश्चन। इलियम इज अबाउट डैश लॉन्ग। अब इन्होंने यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है वो एक ही नंबर दिया है और आपसे पूछ लिया है उसका यूनिट। तो देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले तो इसे रूल आउट कर देते हैं, क्योंकि किलोमीटर 3.6 किलोमीटर जो है ये बहुत ज़्यादा होता है, इतनी बड़ी तो इलियम हमारे अंदर आ ही नहीं सकती। तो 3.6 किलोमीटर को हमने कर दिया रूल आउट। ठीक है, अब बच गया हमारे पास 4। इलियम जो है वो इतना बड़ा होता है कि हमें प्रॉपर्ली नज़र आता है, और अगर हम इंटेस्टाइन को निकालें तो इतना बड़ा तो होता है कि हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये मिलीमीटर के अंदर नहीं है, क्योंकि 3.6 मिलीमीटर बहुत छोटा होगा। 1 सेंटीमीटर मेरे ख्याल में इतना होता है, तो मिलीमीटर तो इससे भी बहुत छोटा होगा। तो इतनी छोटी तो हमारी इलियम नहीं होती, तो मिलीमीटर भी नहीं है। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन भी नहीं है। अब हमारे पास बच गए 2 ऑप्शन, एक इंचेस और एक। तो जो इलियम है वो बेसिकली 3.6 मीटर लॉन्ग होती है। ये आपकी बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। पूरी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 6 मीटर की है। ठीक है, 6 मीटर। और इसमें से जो 3.6 है वो मैंने बता दिया कि इलियम है, और जो 2.4 है वो इलियम से पहला वाला पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं जिजेनम। और जिजेनम से पहले एक और पार्ट होता है, ये बहुत छोटा सा पार्ट है जिसका नाम है ड्यूडेनम। ये तकरीबन 30 सेंटीमीटर का होता है, 30 सेंटीमीटर। जबकि ये जो है जिजेनम 2.5 मीटर है और इलियम जो है वो 3.6 मीटर है, जबकि जो ड्यूडेनम है वो सिर्फ 30 सेंटीमीटर का होता है। द लैटिन वर्ड ऑफ द नेम गिवन टू अ ह्यूमन बीइंग होमो सेपियंस इंक्लूड। मैंने अभी बताया था, पीछे एक क्वेश्चन आया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से रिलेटेड। मैंने बताया था इंसानों का जो नाम है होमो सेपियन, ये बेसिकली 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो होमो है ये रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और जो सेपियन है ये रिप्रेजेंट करता है हमारी स्पीशी को। ऑल्दो ये गलत दिखा हुआ है इन्होंने, ये जो एस है ये हमेशा छोटा होगा। सेकंड नेम जो होता है स्पीशी का नेम वो हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जीनस ये तो सही है, लेकिन फैमिली को नहीं, फैमिली को नहीं करता, ऑर्डर और क्लास को भी नहीं करता। जीनस को करता है लेकिन क्लास को नहीं करता, जीनस और स्पीशी को रिप्रेजेंट करता है। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये वो एक्सपेरिमेंट है जो आपको बॉटनी की लैब के अंदर करवाते हैं कि एक पत्ता लेते हैं, उसको क्रश करते हैं, फिर उसके अंदर एक सोल्यूशन डालते हैं, फिर मिक्स करते हैं, उसके बाद एक पेपर की स्ट्रिप डालते हैं उसके अंदर और उसे छोड़ देते हैं। तो थोड़ी देर के बाद आप जब पेपर देखते हैं तो उसके ऊपर आपको डिफरेंट कलर के बैंड नज़र आ रहे होते हैं। तो ये बेसिकली कहलाता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब इसके अंदर एक येलो कलर का बैंड नज़र आता है, तो वो बैंड जो है बेसिकली होता है ज़ैंथोफिल का। तो ज़ैंथोफिल जो है ये आता है आपको येलोइश नज़र। ये जो ब्लू ग्रीन है या ये जो येलोइश ग्रीन है ये बेसिकली क्लोरोफिल के कलर है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के ये कलर होते हैं। ऑरेंज जो है ये बेसिकली कैरोटीन का है, ठीक है, जो आपकी कैरेट के अंदर भी होता है। और जो ग्रे है ये आपका फेलियोफाइटिन होता है। ये आपको सारे कलर जो हैं ये मिल जाएंगे चैप्टर नंबर 11 में, बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर में, जो क्लोरोफिल का टॉपिक है उसके अंदर।